नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र प्रसाद और आप सभी का वेलकम करता हूं एजुकेशन नॉलेज चैनल में। और आज डिस्कस करने वाले हैं वही कंटिन्यू आपका टॉपिक टीचिंग एंड लर्निंग, जिसमें कि आपका आज का जो टॉपिक है डिस्कस करने वाले हैं टीचिंग वेरिएबल्स के जो फंक्शन होते हैं, है ना, शिक्षण चरों का जो कार्य होता है, इसके बारे में समझेंगे कि ये किस प्रकार से इसका सभी कार्य देखने को मिलता है, किस प्रकार से सारे फंक्शन होते हैं। और साथ में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर बात करते हैं टीचिंग का, अगर बात करते हैं शिक्षण का, तो उसका किस प्रकार से उसका ऑपरेशन होता है और उसका जो फेसेस है वो किस प्रकार से देखने को मिलता है। तो ये दो टॉपिक है जो आप विशेष रूप से डिस्कस करने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। और साथ में बात करते हैं हम लोग, इससे पहले हम लोग ये डिस्कस कर चुके थे टीचिंग एंड लर्निंग के अंतर्गत कि शिक्षण क्या होता है, शिक्षण के कितने प्रकार होते हैं, शिक्षण की क्या अपनी प्रकृति होती है, उससे क्या क्या कंपोनेंट है। साथ में अधिगम की बात करते हैं तो अधिगम का क्या अर्थ होता है, अधिगम की किस प्रकार से उसका जो नेचर है, उसके जो प्रकृति है वो देखने को मिलता है। और अधिगम में जितनी मानसिक क्रियाएं होती है वो किस प्रकार से होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें विशेष रूप से देखने को मिलता है। साथ में बात करते हैं कि अधिगम का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, इसके बारे में भी समझे हुए हैं। और शिक्षण के जो चर हैं, उसके जो वेरिएबल्स हैं, इसके बारे में डिस्कस किया हुआ। तो ये सारे वीडियो जो है वो कंटिन्यूस देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्लास 3 है, क्लास 4 है और क्लास 5 है, क्लास 6 है। दैट मीन्स आपको कंटिन्यूस सारा मिलेगा। और सारा जो टीचिंग एंड लर्निंग का जो टॉपिक है, इसमें बहुत सारे जो सब टॉपिक वो डिस्कस कर रहे हैं वो आपको एक कंटिन्यूस मिलेगा, जिससे कि आपको सारे टॉपिक एक दूसरे से रिलेट कर पाएंगे और आप अच्छी तरह से समझ भी पाएंगे। तो सारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट कीजिएगा। चैनल का नाम तो पता ही आपको, एजुकेशनल नॉलेज है। इस चैनल पर आना चाहते हैं तो @educational knowledge RPF सर्च कीजिएगा यूट्यूब में, तो आसानी से ये चैनल आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सारा वीडियो आप देख सकते हैं। साथ ही हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपका QR कोड है, इसको स्कैन कीजिएगा तो डायरेक्ट आप एजुकेशन नॉलेज का जो चैनल बना हुआ है ना, उसमें क्या डायरेक्ट आप सर्च कीजिएगा तो वहाँ पे पहुँच जाइएगा। वहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वीडियो से संबंधित बहुत सारे लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, तो वहाँ को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ से आपको सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल पाएगा। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं और आज के जो टॉपिक है उसको समझते हैं काफ़ी डिटेल से। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप में शेयर कीजिए कि और भी जो बीएड के जो स्टूडेंट्स हैं वो सभी इसका लाभ उठा सकें। क्लास में डिस्कस किए तो उसका एक छोटा सा पॉइंट है जो हमको समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले उसको समझते हैं क्या। तो वेरिएबल्स की बात की गई थी किसका, टीचिंग का। टीचिंग का वेरिएबल्स कितने तरह के होते हैं, तो ये होते हैं आपके 3 तरह के होते हैं। इसके 3 प्रकार हैं। एक होता है आपका स्वतंत्र चर, एक होता है आपका आश्रित चर और एक आपका होता है हस्तक्षेप चर। तो ये 3 तरह के आपको वेरिएबल्स मिलेंगे, 3 तरह के चर मिलेंगे जो आपका इंडिपेंडेंस, डिपेंडेंस और इंटरवेनिंग वेरिएबल्स होते हैं। जो क्या होते हैं मेन रूप से आपका जब कहीं भी टीचिंग करने की बात करते हैं, शिक्षण की बात करते हैं, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो ये वेरिएबल्स है क्या, ये वेरिएबल्स इस प्रकार से देखने को मिलेगा। जब भी आपकी शिक्षण प्रक्रिया की बात करते हैं, कहीं टीचिंग प्रोसेस की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो टीचर होता है, वहाँ पर एक टीचर होता है, एक क्या होते हैं छात्र होते हैं, पाठ्य पुस्तक है, आप ये बोल सकते हैं कि जो भी आप टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं वो चीज़ होती है ना। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में क्या होते हैं कि अब जो टीचर होता है वो क्या होता है पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। इसलिए क्या होता है कि वहाँ पे अगर हम क्लास की बात करते हैं तो क्लास में डिपेंड कौन करता है, डिपेंड करता है स्टूडेंट। डिपेंड तो टीचर नहीं करता है ना। टीचर क्या होते हैं सभी टॉपिक को आपको बताते हैं, तो टीचर किसी पर डिपेंड नहीं करता। टीचर अपना फ्रीडम रहता है, वो फ्री रहता है। ठीक है, तो ये बता गया कि स्वतंत्र चर के अंदर क्या होता है आपको शिक्षक होता है और जो छात्र होते हैं वो क्या करते हैं कि जितने भी अधिगम क्रियाएं होती है उसको क्या करते हैं, उसको अनुभव करते हैं। वहाँ से वो विभिन्न तरह की चीज़ों को सीखते हैं, वहाँ से विभिन्न तरह की चीज़ों को सीखने के बाद अपने जीवन में उसको यूज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात की जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा आपका टीचर देखने को मिलेगा। जैसे हम बात करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन होते हैं, आपका स्टूडेंट होता है। ठीक है, जब भी आप देखिए क्लास में जब पढ़ाई होता है, पढ़ाई होने के साथ में जो स्टूडेंट है वो किस पर डिपेंड करता है, टीचर पर डिपेंड करता है कि टीचर जो चीज़ को बताएगा वही चीज़ क्या बच्चे सीखेंगे। तो क्या हुआ, ये डिपेंड करता है किस पर, टीचर पर। तो डिपेंडेंस वेरिएबल्स कौन कहलाएंगे आपको, सारे स्टूडेंट्स कहलाएंगे, जो छात्र है वो सारे कहलाएंगे। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, आश्रित चर, है ना। तो ऐसा क्यों होता है क्योंकि जब हम शिक्षण प्रक्रिया की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है आपका नियोजन की बात होती है, व्यवस्था की बात होती है, प्रस्तुतिकरण की बात होती है। तो ये सभी क्या होते हैं पूर्ण रूप से क्या होता है सक्रिय होता है ना। जब भी हम बात करते हैं कि पहले क्या होता है, टीचर क्या होता है सारे लेसन प्लान बना के ले जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स, चार्ट पेपर, किस तरह से पढ़ाना है ना, उस सारी चीज़ों के बारे में सारा एक प्रोसेस में होता है। तो ये सभी कार्य किसका होता है, टीचर का होता है। लेकिन बात है कि जब बात करते हैं कि स्टूडेंट का,
तो स्टूडेंट क्या करता है, वो स्टूडेंट क्या होते हैं, वो सारी चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं वहाँ पे, है ना। आप टीचर क्या है, टीचिंग कर रहा है और स्टूडेंट क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ों को सीखने की काम हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार देखने को मिलेगा। साथ में क्या होता है कि अगर बात करते हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल्स, तो इंटरवेनिंग वेरिएबल्स में क्या होते हैं कि आपके जितने भी टीचिंग प्रोसेस के अंदर जो भी आपका पाठ्य पुस्तक हो गया, आपका जो भी मेथड्स की बात करते हैं, जितने प्रकार की आप टेक्निक की बात करते हैं और विभिन्न तरह की चीज़ें जो है आपको क्लासरूम में देखने को मिलेगा, जो कहीं ना कहीं क्या होते हैं कि क्लासरूम को और बेहतर रूप से आप कर सके, क्लास में जितने बच्चे को जो भी चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं उसको और अच्छी तरह से कर सके, इस प्रकार से सारी प्रक्रिया की जाती है। दैट मीन्स कह सकते हैं कि सारे क्या आपका हस्तक्षेप चर कहलाते हैं, ठीक है। आपके पुस्तक हो गए, आपके जो मेथड्स हो गए, आपके सारे स्किल्स हो गए, है ना, आपके सारे टीचिंग के अनुसार जो प्रोसेस है वो सारे प्रोसेस हो गए, आप किस प्रकार से क्लास को इंगेज करते हैं, आप किस प्रकार से क्लास को मैनेज करते हैं, आप किस प्रकार से किसी टॉपिक को प्रेजेंट करते हैं, किस प्रकार से किसी भी बच्चे को आपका समझाने का तरीका क्या है, तो ये सभी क्या आपका आ जाएगा इंटरवेनिंग वेरिएबल्स में सारे आपको देखने को मिलते हैं। तो ये मेन पार्ट था जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि वेरिएबल्स क्या है। अगर आपको वेरिएबल्स समझ में आ गया होगा तो आज का जो टॉपिक है वो डिस्कस करने वाले हैं कि शिक्षण चरों के कार्य, मतलब ये हुआ कि टीचिंग वेरिएबल्स का क्या फंक्शन है, वो किस प्रकार से उसका कार्य देखने को मिलता है। कि ये टीचिंग वेरिएबल्स पता चल गया आपको कि टीचिंग वेरिएबल्स कौन है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इंटरवेनिंग वेरिएबल्स, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, टीचिंग वेरिएबल्स है। तो ये किस प्रकार से उसका फंक्शन होता है, किस प्रकार से उसका काम होता है, इसके बारे में समझने वाला है। तो मेन रूप से कह सकते हैं कि अगर हम बात करते हैं टीचिंग प्रोसेस का, है ना, शिक्षण प्रक्रिया का, तो इसमें एक माध्यम के रूप से क्या होता है कि आपको देखने को मिलेगा, जो आप एक शिक्षक होते हैं, एक छात्र होते हैं, ठीक है। एक शिक्षक एक छात्र के एक माध्यम है जब भी आप टीचिंग प्रोसेस की बात करते हैं, जिसके आधार पर क्या होता है कि आप विभिन्न तरह का जो क्रियाएँ जो है वहाँ पर क्लास में कर पाते हैं, है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था। माध्यम कौन बनता है, माध्यम बनता है हस्तक्षेप चर, आपका इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। इंटरवेनिंग वेरिएबल्स क्या है, आपका एक मीडियम है, एक माध्यम है, जिससे क्या होता है कि टीचिंग का बात की जाती है, जिसमें क्या आपका डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, शिक्षक और छात्र विभिन्न तरह की क्रियाओं को कर पाते हैं। तो ये बताया गया है कि ठीक है, अगर हम बात करते हैं शिक्षण प्रक्रिया का, है ना, तो शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत जो फंक्शन होते हैं वो फंक्शन आपको 3 तरह का देखने को मिलता है, ठीक है। पहला क्या होता है, निदानात्मक क्रियाएं या फिर कार्य की बात करते हैं, और दूसरा क्या होता है उपचारात्मक क्रियाएं या कार्य की बात करते हैं, और तीसरा क्या होता है आपका मूल्यांकन संबंधी क्रियाएं। ये तीनों फंक्शन जो है एक साथ होता है जब भी आप क्लास में पढ़ाने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो तीनों कार्य समझते हैं कि किस प्रकार से कार्य करता है। पहले अगर बात करते हैं क्या, निदानात्मक कार्य, तो निदानात्मक कार्य के अंतर्गत ये देखने को मिलता है कि इसमें जो कार्य होते हैं इसमें क्या होते हैं, जो शिक्षक है वो शिक्षक कौन है, आपका स्वतंत्र चर है, फ्रीडम, डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन होते हैं, शिक्षक होते हैं। तो इसका जो कार्य होता है वो काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं क्रियाशील रहता है। अर्थात ये है कि कक्षा में जब टीचर जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जो टीचर है उसकी भूमिका सबसे अहम होती है, सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन होता है, टीचर होता है, ठीक है। उसके साथ में क्या होता है नेक्स्ट पॉइंट में कि वह जो है पाठ्य वस्तु और छात्र दोनों पर ही विशेष ध्यान रखते हैं। जब टीचर जाता है क्लास में तो सिंपल सा बात है कि जो टॉपिक को पढ़ाना है उसको ध्यान रखना होता है, और छात्र की क्रियाएँ किस प्रकार, छात्र के जो रिस्पॉन्स है, जो स्टूडेंट का जो रिस्पॉन्स है वो किस प्रकार से देखने मिलता है, उसको भी क्या होता है ध्यान में रखना होता है, किसको, टीचर को रखना होता है। तो शिक्षक इस बात का निदान करता है कि छात्रों को क्या क्या आता है और क्या क्या आना चाहिए। तो इस प्रकार शिक्षक का प्रमुख उद्देश्य जो है छात्रों को नए ज्ञान प्रदान करना होता है। आप यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात कहा गया है कि अगर हम बात करते हैं निदानात्मक कार्य की बात करते हैं किसमें, टीचिंग वेरिएबल्स के अंतर्गत, तो जो टीचर कार्य क्या होता है, टीचर कार्य ये होता है कि सबसे पहले हम ये पता कर सकें कि स्टूडेंट को क्या आता है, जो भी टॉपिक को हम पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। सपोज दैट कि हम पढ़ाने जा रहे हैं ट्रायंगल, तो ट्रायंगल्स में अगर हम बात करते हैं तो बच्चे को जब ट्रायंगल्स की बात की जाती है, ट्रायंगल्स के बारे में बच्चे को कुछ पता है या नहीं है, ठीक है। ट्रायंगल का शेप, ट्रायंगल का कुछ अपनी डिफिनेशन उसको पता है या नहीं है। सबसे पहले क्या करता है टीचर, उसके बारे में समझने की कोशिश करता है कि बच्चे को कहाँ तक उसको पता है इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, उसको इन्फॉर्मेशन कहाँ तक मिला हुआ है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, उसका जो क्या क्या आता है, क्या क्या आना चाहिए, दैट मीन्स ये है कि आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक में हम क्या क्या बताने वाले हैं, इसके बारे में भी टीचर पहले से डिसीजन करता है। तो टीचर का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि छात्रों में जो नए पुराना क्या नॉलेज है
आज जो नया नॉलेज है उसको किस प्रकार से आपस में रिलेट करके उसको समझाया जा सके, जिससे बच्चे को बहुत आसानी से सारी चीज़ों को समझ में आ सके। ठीक है, ये इनका काम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्या, तो नए ज्ञान प्रदान करने का जो कार्य होता है वो कार्य आपको 3 तरह से देखने को मिलेगा, जो किसका होता है, टीचर का होता है। किसका होता है, टीचर क्या करते हैं, जब नया ज्ञान देने की बात की जाती है तो उसमें आपको 3 तरह से देखने को मिलता है। पहली बात क्या होती है कि इस बात का जो निदान करता है कि छात्रों को क्या क्या आता है और उनको कहाँ कहाँ पर कठिनाई होती है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि निदानिक परीक्षाएं इनमें कहाँ तक सहायक सिद्ध होती है, इसके बारे में डिसीजन होता है। नेक्स्ट इसमें क्या होता है आपका कि पाठ्य वस्तु का विश्लेषण करके शिक्षक उसे इस प्रकार से पुनर्व्यवस्थित करता है कि वह छात्रों के लिए बोधगम्य हो सके। तो यहाँ पे 2 बात पहले समझ लीजिए। पहली बात ये होती है कि हम बात करें निदान का, तो निदान कैसे होगा, निदान तभी होगा जब आप ये पता कर पाएंगे कि छात्रों को क्या क्या आ रहा है, क्या क्या चीज़ समझ में आता है। ठीक है, और उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसको कहाँ कहाँ कठिनाई है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जहाँ पे क्या होते हैं बच्चे आसानी से समझ आते हैं, बहुत ऐसे टॉपिक होते हैं जहाँ बच्चे आसानी से नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो वही टीचर को पता करना होता है सबसे पहले कि बच्चे को कहाँ पे आसानी से समझ में आ रहा है ना, और कहाँ पे आसानी से समझ में नहीं आ रहा है, उसको कहाँ पे दिक्कत होने वाली है ना। तो सबसे पहले क्या होती है, वो सभी चीज़ों के बारे में टीचर पता करता है। उसके बाद क्या होता है, उसका एक परीक्षण के रूप में क्या होता है, यह हो सकता है कि क्वेश्चन करें, हो सकता है उसका कुछ रिटन एग्जाम ले ले, है ना। क्वेश्चन आंसर मतलब करना मतलब ये है कि क्लास में क्या हुआ कि वो जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसी से बहुत सारे क्वेश्चन तुम कर लेते हैं और वहाँ से पता कर लेते हैं कि बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो वही बात कह रहा है कि ठीक है, अगर हम पता कर लेते हैं कि जो छात्र है वो किसको क्या क्या आता है, आज छात्रों को कहाँ कहाँ कठिनाई हो रही है, अगर ये सब सारी चीज़ों को टीचर पता कर लेता है तो साथ में क्या होते हैं कि उसके परीक्षण के आधार पे, अब जहाँ पे एग्ज़ाम की बात हो रही है तो एग्ज़ाम किसी भी तरह से आप ले सकते हैं, है ना, वर्बल नॉन वर्बल दोनों तरीके से। ठीक है, तो जब इस तरह से करते हैं तो इसके आधार पे आप जो है एक अच्छा कार्य कर पाएंगे, है ना, टीचिंग के दौरान। ये नेक्स्ट पॉइंट इसी में क्या हम डिस्कस किए हुए थे कि जो आपका पाठ्य वस्तु है उसका सब विश्लेषण किया जाता है किसके द्वारा, शिक्षक के द्वारा, कि जो भी टॉपिक को हम पढ़ाना के लिए जा रहे हैं, वो जो पढ़ाने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे जो पढ़ाना चाह रहे हैं उसका सही रूप से उसका स्टेपिंग किया हुआ है या नहीं, उसका किस प्रकार से वहाँ पे प्रेजेंट करना, इसके बारे में ध्यान रखना होता है। और साथ में कोई बच्चा ऐसा है जो अगर उसको समझने में कठिनाई हो रही है तो फिर से उसको किस प्रकार से हम व्यवस्थित कर सकते हैं, फिर से ऐसा कौन सा टेक्निक, कौन सा ऐसा मेथड्स, कौन से स्किल्स का यूज़ करके, है ना, उस टॉपिक को हम समझा सकते हैं। इसका भी क्या होता है, बच्चे हमेशा जो टीचर इस चीज़ को ध्यान रखते हैं, जिससे क्या होगा बच्चे को जो भी समस्या हो रही है उसका समाधान सही तरीके से कर पाए। तो निदानात्मक कार्य के अंदर पॉइंट नंबर 3 में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें यह बताया गया है कि छात्रों के निदान के पूर्व ज्ञान के आधार पर पाठ्य वस्तु को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत कर उन्हें नए ज्ञान प्रदान करता है। ठीक है, यहाँ सिंपल से बात कहा गया है कि जो बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं कि जो प्रीवियस नॉलेज उसका होता है उसके आधार पे आज जो नया नॉलेज देना है उसके आधार पे क्या होता है उसको रिलेट करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो भी टॉपिक को पढ़ाना होता है उसको पढ़ाते हैं, उसको आप टीचिंग करते हैं। यहाँ पे बात रखी गई थी। तो इसी में छोटा सा डिफिनेशन के रूप में आप देख सकते हैं कि अगर छात्र और शिक्षक की बात करें तो छात्र और शिक्षक के मध्य अंतःक्रिया में दोनों चर कौन हो गए, आपका एक स्टूडेंट हो गया, आपका एक टीचर हो गया, दोनों ही चर क्या होते हैं एक दूसरे का निदान करते हैं, मतलब उसका निदान करते हैं। और क्या होता है कि साथ में कि अनुक्रिया के विषय में फैसला करते हैं कि सारे रिस्पॉन्स किस प्रकार से होना चाहिए। तो एक क्लास में जो टीचर और स्टूडेंट दोनों का बीच का जो रिलेशन होता है काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं कि मजबूत होता है। मजबूत इसलिए होता है कि वहाँ पे क्या होता है कि दोनों का हस्तक्षेप होता है, दोनों का ही हस्तक्षेप देखने को मिलेगा। कुछ बातें जो है टीचर के द्वारा बताया जाता है, कुछ बातें जो है छात्र के द्वारा बताया जाता है, तो वहाँ पे दोनों तरह की क्रिया होती है जो अंतःक्रिया के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम बात करते हैं निदानात्मक कार्य, तो सारे फंक्शन आपका होता है। अगर वहीं नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मतलब उपचारात्मक कार्य, उपचार की बात की जा रही है। तो निदान के माध्यम से ही क्या होते हैं कि जो लक्ष्य या स्तर अथवा कमियां जो है शिक्षक को मालूम होती है तो उन पर क्या होता है कि नियंत्रण रखने या फिर बोल सकते हैं कि उसमें जो उपचार करने की बात की जाती है वो सभी कार्य जो है शिक्षक कर पाते हैं। तो निदान के ही माध्यम से क्या होता है उसका उपचार भी किया जा सकता है कि जो भी निदान करने की बात हो रही है उसके माध्यम से ही क्या होते हैं कि उसका जो लक्षण है वो पता चलता है, उसका जो लेबल है वो पता चलता है, उसमें किस प्रकार की कमियां हैं वो सारी चीज़ें पता होती है जो टीचर को पता होता
है। किसके द्वारा? निदान के द्वारा। उसके बाद उसमें किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है, उसका उपचार किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में वो विभिन्न तरह की चीज़ों को करने शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं कि अच्छे शिक्षक उपचार करने के लिए अनेक युक्तियों या फिर विधियों का प्रयोग छात्रों की प्रकृति, उसके पूर्व ज्ञान इत्यादि को ध्यान में रखते हुए करते हैं। तो एक अच्छे टीचर की बात कीजिए तो अच्छे टीचर क्या होते हैं कि जब भी उपचार करने की बात होती है कि किस प्रकार से उसका उपचार किया जा सके, तो जब भी हम टीचिंग की बात करते हैं उसमें विभिन्न तरह का जो टेक्निक होता है, विभिन्न तरह के मेथड्स होते हैं, उसका प्रयोग करना होता है। तो सारे प्रयोग किस प्रकार से करें? तो सबसे पहले ये होता है कि बच्चे को समझना कि बच्चे का नेचर क्या है, उसका प्रीवियस नॉलेज कितना है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। उसके बाद ही क्या हो सकता है, उसका उपचार कर सकते हैं, उसके बारे में हम सही सॉल्यूशन कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं इसी में कि उपचारात्मक कार्यों के द्वारा शिक्षक अपने शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है तथा छात्रों में वांछित परिवर्तन लाता है। तो जो उपचारात्मक कार्य की बात की जाती है तो इसी के दौरान क्या होते हैं, जो टीचर होते हैं वो क्या होते हैं, अपने शिक्षण का जो उद्देश्य होता है, तो बहुत सारे जो टीचर होते हैं वो क्या होते हैं कि अपना क्लास में जब पढ़ाने के लिए जाते हैं उसका कुछ एम होता है कि आज हमको इस 40 मिनट में या 35 मिनट में हमको ये सारे टॉपिक के बारे में काफ़ी डिटेल से डिस्कस करना है, जिससे बच्चे को सारे जो भी चीज़ बताना चाह रहे हैं उसे भी बच्चे समझ पाएँ। ठीक है, तो मेन क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव वही होता है टीचिंग का कि हम जो भी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो 40 मिनट या 35 मिनट तो बच्चे को पूरी तरह से समझ में आ सके। ठीक है, और जब भी बच्चे को समझ में आ जाएगा तो उसमें क्या होता है कि वांछित परिवर्तन, मतलब जिस प्रकार का हम परिवर्तन चाह रहे हैं बच्चे के अंदर, वो सारे परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। तो एक बोल सकते हैं कि उपचारात्मक कार्य के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। तो जो हम इस तरह की क्रिया करते हैं तो इसमें हम 2 तरह के तत्व देखने को मिलता है, 2 तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। कौन? उपचारात्मक क्रियाओं के अंतर्गत आपको 2 तरह का जो प्रमुख तत्व वो देखने को मिलेगा। पहला क्या होता है आपका शिक्षण कौशल का उपयोग करना। अब शिक्षण कौशल क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि टीचिंग स्किल की बात की जाती है तो विभिन्न तरह का स्किल ये होता है, जैसे कि पुनर्वरण हो गया है ना, उद्दीपन कौशल हो गया, इस तरह के जो स्किल है उसका प्रयोग करना होता है। साथ में क्या होता है पृष्ठ पोषण, मतलब फीडबैक जो है, जो फीडबैक लेते हैं बच्चे का, तो बच्चे का जब फीडबैक ले रहे हैं आप विभिन्न तरह का जो स्किल्स का यूज़ कर रहे हैं, जिसके माध्यम से क्या होते हैं कि हम बच्चे जो भी उसकी समस्या हो रही है उसकी समस्या का समाधान हम लोग आसानी से कर पाते हैं, है ना। अब इसी में बात आती है नेक्स्ट, अच्छा ठीक है ये सारी चीज़ें तो हो रही है। तीसरा क्या होता है इसके अंदर, ये होता है कि हम उपचारात्मक क्रियाओं में जो होते हैं कि शिक्षक जो होते हैं वो सही रूप से कार्य करता है। जो उपचारात्मक क्रियाओं में क्या होता है, जो टीचर होता है वो क्या होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। तो टीचर क्या होते हैं उसमें सक्रिय रूप से काम करते हैं, मतलब एक्टिव होकर सारे कार्य को करते हैं। और वह क्या होता है कि आवश्यकता अनुसार छात्रों में भी कभी कभी सहायता लेते हैं। मैंने जिस प्रकार की अगर आवश्यकता होती है तो आवश्यकता अनुसार क्या होता है छात्रों से भी क्या होता है, कभी कभी उनको हेल्प लेने की आवश्यकता होती है तो वहाँ से भी वो हेल्प लेते हैं कि छात्रों को कितना समझ में आ रहा है। अब कुछ टॉपिक में कुछ होता है कि बच्चे को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बच्चे से पूछ लेते हैं कि ठीक बताओ इसमें तुम किस प्रकार से काम करोगे, ठीक है, इसको तुम किस प्रकार से समझे हो। इस प्रकार क्या होता है वहाँ पर आप क्लास में बहुत सारी एक्टिविटी होती है। इस बात करते हैं इसी में उपचारात्मक क्रियाओं में उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अपनाए जाने वाले जितने भी चर होते हैं, है ना, वो चरों में क्या होते हैं तालमेल बैठा के उन्हें वांछित उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम अगर जो भी चीज़ की बात की जा रही है तो जितने भी चर कौन से आपका डिपेंडेंस वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंस वेरिएबल्स और इंटरवेनिंग वेरिएबल्स, जिसमें क्या होता है कि टीचर होता है, छात्र होता है, आपका पाठ सहगामी, या फिर बोल सकते हैं कि विभिन्न तरह के जो मेथड्स होते हैं, स्किल्स होते हैं, उसके जो टेक्निक होते हैं, वो सभी चीज़ें क्या होते हैं कि एक क्लास में देखने को मिलता है। तो इस सभी के बीच में अगर तालमेल बैठाते हैं इससे क्या होता है कि बच्चे की जो भी समस्या होती है उसका आप उपचार कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी में आता है कि यह जो कार्य है वो कक्षा के अंदर किया जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि जितने भी आप यहाँ पे एक्टिविटी की बात करें, जितने भी आप यहाँ पे प्रोसेस की बात करें, सब क्या हो रहा है आपका क्लास के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें क्या है क्लास के अंदर की जाती है। लास्ट पॉइंट आपका आता है मूल्यांकन कार्य। अब एवेल्यूएशन फंक्शन के अंदर क्या देखने को मिलता है कि अगर मूल्यांकन की बात करते हैं तो शिक्षण प्रक्रिया का सबसे बोल सकते हैं महत्वपूर्ण अंग होता है और अभिन्न अंग भी होता है कि हम जब भी क्लास में जाते हैं बच्चे को पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के बाद आपको ये मूल्यांकन करना होता है कि आज मैंने जितना भी चीज़ को समझाया है बच्चे को, जो भी पढ़ाया है बच्चे को कितना समझ में आया। तो क्लास का लास्ट 5 मिनट, 4 मिनट, 2 मिनट जो होता है वो क्या होता है आपका मूल्यांकन कार्य होता है,
जहाँ से आप इस चीज़ का एनालिसिस करते हैं कि बच्चे के आज की क्लास में बच्चे को कितना समझ में आया। ठीक है, इस कारण से क्या होता है कि जब भी हम शिक्षण प्रक्रिया की बात करते हैं तो जो मूल्यांकन होता है वो क्या होता है, आपका अभिन्न अंक के रूप में देखने को मिलता है। यहाँ तो समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्या कि इसका जो उद्देश्य है वो उपचारात्मक कार्य की प्रभावशीलता के विषय में जानना है। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि जो भी हम उपचारात्मक कार्य कर रहे हैं वो कितना प्रभावशीलता देखने को मिलता है, वो कितना ज़्यादा प्रभावित है, वो क्या बोल सकते हैं कितना ज़्यादा इफेक्टिव है, इसके बारे में विशेष रूप से जानना होता है। इसके माध्यम से यह जानने का प्रयास किया जाता है कि छात्रों में वांछित परिवर्तन हुआ है या नहीं, यदि हुआ है तो किस सीमा तक हुआ है। मूल्यांकन के द्वारा ही क्या होता है वो हम लोग कर पाते हैं। तो मूल्यांकन का मेन उद्देश्य क्या होते हैं कि हम ये जानना चाहते हैं कि बच्चे के उपचारात्मक कार्य किस प्रकार से हो रहा है, उसमें किस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं, उसमें जो परिवर्तन हो रहे हैं वो उसके लिए सही है या नहीं है, और किस लिमिट तक सारे परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं इसी में क्या कि यह शिक्षक को बताता है कि उसके द्वारा निश्चित किए गए जो उद्देश्य है वो कहाँ तक पूरा हुआ। तब जब हम मूल्यांकन करने की बात करते हैं, मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन ये बताता है कि हम जब क्लास लेने के लिए जाते हैं तो क्लास लेने के दौरान मेरा जो कंटेंट था, मेरा जो टॉपिक था, मैंने सारे बच्चे को समझाया और बहुत अच्छी तरह से समझाया। उसके बावजूद भी कि किसी बच्चे को समझ में आया या नहीं आया, कितने बच्चे को समझ में आया, इन सभी को जानने के लिए क्या होता है कि हम मूल्यांकन कार्य करते हैं। तो कह सकते हैं निश्चित रूप से क्या होता है कि टीचर को सबसे पहले क्या होता है कि इसके द्वारा, इस कार्य के द्वारा क्या होता है कि उसका जो उद्देश्य है वो कहाँ तक पहुँचा, इसके बारे में टीचर पता कर सकता है कि मेरा जो ऑब्जेक्टिव था आज की टॉपिक को पढ़ाना, उस टॉपिक को बच्चे लोग कितना सीखे, है ना, इसके माध्यम से वो पता कर पाएंगे मूल्यांकन के माध्यम से, या फिर बोल सकते हैं मूल्यांकन कार्य के आधार पर। ठीक है, तब मूल्यांकन के करने के लिए जो शिक्षक होते हैं वो विभिन्न प्रकार की परिविधियों का प्रयोग करता है और क्या होते हैं सतह तथा परीक्षणों का जो है निर्माण भी करता है। तो जब मूल्यांकन कार्य की बात की जाती है तो विभिन्न तरह के परिविधि, विभिन्न तरह के जो टेक्निक की बात की जाती है, उसका जो किस प्रकार से उसका परीक्षण लिया जा सके, इसका भी निर्माण कौन करता है, टीचर ही करता है, जिसके आधार पे वो पता कर पाते हैं कि आज का जो क्लास है वो किस प्रकार से रहा और बच्चे को कितने समझ में आया। अब यहाँ बात करते हैं क्या कि मूल्यांकन का जो क्रियाएं होते हैं सब विभिन्न तरह का जो इंटरवेनिंग वेरिएबल्स होते हैं, है ना, वो चर होते हैं, वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण स्थान निभाते हैं। अगर हम बात करते हैं मानदंड की रचना के जो चर होते हैं उसकी बात करें, या बात करते हैं क्या व्यवहार परिवर्तन का अध्ययन, या फिर लास्ट पॉइंट है आपका निदानात्मक चर। तो ये सारे जो वेरिएबल्स बात हो रही है ना, तो ये सारे वेरिएबल्स किस प्रकार से काम कर रहे हैं। मापदंड मतलब ये है कि हम जब मूल्यांकन करने के लिए जा रहे हैं तो उसका क्या मापदंड है, वो किस प्रकार से उसको मेजर किया जाना चाहिए। व्यवहार परिवर्तन का जो है उसको भी अध्ययन करना होता है टीचर को, साथ में किस प्रकार से उसका निदान कर सकते हैं, निदान का जो वेरिएबल्स हम लोग हैं वो किस प्रकार से लिए, उसके जो चर हैं वो किस प्रकार से लिए हुए, इसके बारे में भी विशेष रूप से ध्यान देना की बात होती। अब यहाँ बात होती है कि ठीक है, अगर हम इस चीज़ों को समझ गए हैं तो आज हम वो डिस्कस कर जो किए थे कि शिक्षण चरों का कार्य है ना, ये फंक्शन। तो ये फंक्शन क्या है आपका, 3 तरह का होता है। ठीक, एक होता है क्या निदानात्मक कार्य होता है, एक होता है उपचारात्मक कार्य होता है, एक आपका मूल्यांकन कार्य होता है। तो ये सारे 3 कार्य हैं, तीनों कार्य को किस प्रकार से देखने मिलता है संक्षेप में आप समझ सकते हैं। अगर हम बात करते हैं निदानात्मक कार्य के अंतर्गत, इसमें क्या होता है कि शिक्षण की समस्या का विश्लेषण करना होता है, छात्रों के पूर्व ज्ञान का निर्धारण करने की बात होती है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान होना चाहिए, कार्य विश्लेषण जो है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। जब ये सारी चीज़ें पता होता है तो इससे क्या होता है कि हम वहाँ पे आसानी से निदान कर पाएंगे। वही हम बात करते हैं क्या उपचारात्मक कार्य अंदर क्या देखने मिलता है कि शिक्षण कौशल या नीति या फिर जो युक्ति है का चुनाव करना होता है, पृष्ठ पोषण मतलब कि फीडबैक का जो परिविधियाँ है उसकी व्यवस्था करने की बात होती है, निदान के अनुसार क्या होता है उसका उपचार करने की बात होती है। इसमें इस प्रकार के कार्य आपको देखने को मिलेगा। और साथ बात करते हैं मूल्यांकन कार्य, इसमें क्या होता है आपका मापदंड परीक्षण की रचना करना, व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करना। ये 2 काम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हम कह सकते हैं कि अगर हम बात करते हैं निदानात्मक कार्य के अंतर्गत निदान करने की बात की जाती है तो आपको इस तरह के कार्य देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करते हैं उपचार की बात करते हैं, उपचार में आपको ये सारे कार्य करना पड़ता है। और अगर हम बात करते हैं मूल्यांकन, तो मूल्यांकन में ये सारे कार्य करना पड़ता है। तो इस प्रकार से हम ये समझे
कि जो अगर हम बात करते हैं टीचिंग वेरिएबल्स का फंक्शन वो इस प्रकार से काम करता है। तो आज हम इतना ही, और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने ग्रुप में ज़्यादा शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा।